फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन की स्टडी कर रहे हैं। हमने बहुत सारे माइक्रो एंड कुछ मैक्रो की भी बात करी है। तो माइक्रो एलिमेंट्स में Mn की अभी बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ये होता है Mn++ के रूप में, Mn++ आयन के रूप में, आयंस फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ये एब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा, उपयोगिता क्या है? उपस्थिति या फिर उपयोगिता? उपयोगिता, तो इसके लिए कहा जाता है यह फोटोसिंथेसिस तथा रेस्पिरेशन एंजाइम सक्रियकरण करते हैं। नंबर 1 तो ये बात होगी, क्लियर। फिर कहा जाता है कि Mn यूज इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो Mn++ तथा क्लोरीन Cl- दोनों को एक साथ ले लेते हैं का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन अंग्रेजी में कहें तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में उपयोग। ठीक है, अब ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे होता ये है कि pH सेकेंड होता है ना, इस pH सेकेंड पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल में से यहाँ क्या क्या रिलीज होता है? यहाँ रिलीज होता है 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो मिल जाते हैं इस pH सेकेंड को, ठीक है। यहाँ यूज होता है Cl Mn++ एंड Cl-, इस जगह इनका यूज किया जाता है। और इसी दौरान यहाँ से रिलीज होता है वो क्या है? वो है एक O2 और एक है 4H पॉजिटिव। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4H पॉजिटिव और 1 O2। इस टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और इस पानी के टूटने से ही यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ हम एक बात समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन आती कैसे। जैसे मैं समझाऊँ आपको, तो 4H2O होते हैं, 4H2O को हम 4H पॉजिटिव
प्लस 4OH नेगेटिव इस फॉर्म में रख सकते हैं। फिर हम 4OH नेगेटिव को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH। ओके, अब 4OH जो है उसे हम कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं, O2 प्लस 2H2O। कैसे समझिए, जैसे OH 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 OH, तो इस जगह को देखो, यहाँ इसमें क्या हो रहा है, ऐसे वाटर रिलीज हो रहा है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हुआ है, क्लियर। और यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, एक O2 मॉलिक्यूल। तो 4 OH से एक O2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। अब आप देखो कैसे केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस होती है। तो 2H2O, ये 2 बच गए, ठीक है। 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव, 4OH 4OH। तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या मिलती है, 2H2O एरो 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये NCERT में इक्वेशन लिखी है ना। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये कंडक्ट होती है, कह सकते हैं यह प्रक्रिया PS सेकेंड, PS सेकेंड का मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड पर संपन्न होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो याद रखना, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये Mn और Cl दोनों का रोल है, और इसमें यहाँ तक कहा जाता है कि इसमें कैल्शियम का भी रोल पाया जाता है। कैल्शियम यहाँ पर डिफरेंट जो आयन हैं उनके बैलेंस करने का काम करता है। तो ये चीज़ है Mn की। फिर कहा गया है कि ये चीज़ है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में इसका यूज हो गया। अब हम क्लोरीन की बात करें यहीं पर, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो आ ही गया। तो क्लोरीन को Cl- के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। सोडियम पोटेशियम के साथ में ये कैटायन एनाइन बैलेंस में भी काम करता है। तो हम क्लोरीन की बात करें, क्या इसके क्लोरीन में हम क्या देख पाएंगे, क्लोरीन है ना, क्लोरीन Cl-, ठीक है। अब इसके लिए कहा जाता है कि फोटोलाइसिस में तो यूज हो ही गया है। अब कहा जाता है कि कैल्शियम आयन पोटेशियम तथा सोडियम के साथ मिलकर एनायन कैटायन एनायन कैटायन के संतुलन में उपयोगी होता है। यानी कि जैसे एंटीपोड होते हैं, सिम्पोड होते हैं, उस फॉर्म में एनायन कैटायन के बैलेंस में काम करता है। दूसरा रोल है, दूसरा इसका यहाँ पर लिखा ही है, फोटोलाइसिस ऑफ
वाटर में उपयोग, ठीक है। ये तो आपको सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये है ना। अब हम थोड़ा सा जिंक पर बात करेंगे। जिंक के लिए भी एक ऑक्सीजन फॉर्मेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऐसे। तो अगली कहानी है जिंक की। जिंक है ना, जिंक Zn++, ये एब्जॉर्प्शन Zl++ के फॉर्म में ही होगा। एब्जॉर्प्शन Zn++ आयन फ्रॉम सॉइल, सॉइल से हमें एब्जॉर्ब करना है। अब इसकी यूटिलिटी के नाम पर क्या है, जिंक का उपयोग ऑक्सीजन निर्माण में किया जाता है। ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धि प्रेरक हार्मोन, ठीक है। निर्माण में होता है, याद करो हमने 4 कैटेगरी बनाई थी, वहाँ पर लिखा था कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलेज इस सेगमेंट में और लिखा है। तो कह सकते हैं जिंक के द्वारा कार्बोक्सिलेज तथा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज सक्रियकरण में उपयोग, ठीक है। इस जगह इसका यूटिलिटी होती है, यूज होता है। ओके, अच्छा जी। कॉपर के लिए कहा जाए तो ये क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है आयरन जैसा। रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कॉपर की बात की जा सकती है यहाँ पर। कॉपर मतलब Cu++, ठीक है। Cu++ के रूप में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इस फॉर्म में होगा। अब इसका यूटिलिटी कहाँ है? एक्चुअली ये रेडॉक्स प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। एक कंपोनेंट मिलता है PC, प्लास्टोसाइनिन, है ना। प्लास्टोसाइनिन में कॉपर खास तौर से पाया जाता है और वहाँ ये रेडॉक्स प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में भाग लेता है। कहा जाता है कि ये PS फर्स्ट और PS सेकंड के मध्य एक संयोजी कड़ी की तरह काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपोनेंट मान सकते हो, ठीक है। कह सकते हैं एंजाइम सक्रियकरण, एंजाइम सक्रियकरण नंबर 1
नंबर 2 बात हो गई प्लास्टोसाइनिन पीसी में उपस्थित, जहाँ रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, Cu प्लस एंड Cu प्लस प्लस संपन्न, है ना। अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक तत्व है, इलेक्ट्रॉन वाहक तत्व है प्लास्टोसाइनिन। एक और चीज़ लिखी जा सकती है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया में ETS पढ़ते हैं तो ETS में जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आपके साइटोक्रोम A और A3 पाए जाते हैं, वहाँ कॉपर के 2 मॉलिक्यूल जरूर पाए जाते हैं, है ना। तो कह सकते हैं श्वसन के ETS के समय यह कॉम्प्लेक्स फोर्थ में 2 कॉपर के रूप में उपस्थित, ठीक है, याद करना। ये सब चीज़ें आगे हमें देखने को मिलेंगी, इनकी पूरी स्टडी हम करेंगे, लेकिन अभी हमें यही चीज़ें समझनी हैं। इसमें मोलिब्डेनम है तो हम इस पर बात कर चुके हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। इसमें बोरोन है तो बोरोन जो है पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। कार्बोहाइड्रेट सेल एलोंगेशन में भाग लेता है, सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। बोरोन को देखें, है ना, ये काफ़ी खास है। बोरॉन इसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये BO3 एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा, एब्जॉर्प्शन ये होगा BO3, है ना, -3 इस फॉर्म में, या फिर होगा B4O7 और ये इस फॉर्म में अवशोषण करेगा। उपयोग कहाँ है, यह है इम्पोर्टेंट है, वर्तिकाग्र, कहाँ, वर्तिकाग्र पर पराग नलिका अंकुरण के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ है कि ये है स्टिग्मा, क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। वो गायनोशियम है, गायनोशियम में यहाँ है सपोज ओव्यूल, क्या है, ये ओव्यूल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ओव्यूल। तो जो पोलन ग्रेन होते हैं
इस तरीके से। तो यहाँ से जो पोलन ट्यूब निकलती है, ये पोलन ट्यूब ऐसे, जिसमें हमें 2 मेल गैमीट भी नज़र आते हैं ऐसे। तो इसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। तो पोलन जर्मिनेशन कहलाएगा ये। क्या? पोलन जर्मिनेशन। इसी को कहते हैं परागनलिका अंकुरण। तो इस प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है। ये तो ये बात हो गई। अच्छा, मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, इसके लिए कोशिका झिल्ली की सक्रियता, कोशिका झिल्ली सक्रियता में उपयोगी है ना। इसके बाद में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, याद करो हम लोगों ने अभी स्टडी किया था, फ्लोएम भाग में भोजन स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में सहायक। अच्छा, कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका दीर्घीकरण एवं कोशिका विभेदन, विभेदन मतलब डिफरेंशिएशन में उपयोगी। ठीक है, उपयोग। एक कोशिका विभेदन क्या होता है, आप इसे समझ सकते हो। एलोंगेशन तो जानते हो, एलोंगेशन। विभेदन क्या है? जैसे मान के चलो ये है, जैसे हमने ये याद करो, ये से स्टडी किया है, ये है यहाँ पर मेरिस्टेम टिश्यू है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेम, है ना, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब विभज्योतक। क्लियर? ये अनडिफरेंशिएट टिश्यू होता है। कैसा है? अनडिफरेंशिएट। इसमें अभी विभेदन नहीं है, सारी सेल एक जैसी है ना। अब ये कन्वर्ट होंगी इसमें, ये है एलोंगेशन जोन। क्या? एलोंगेशन जोन। ऐसे ऐसे इसे कहते हैं एलोंगेशन जोन, दीर्घीकरण क्षेत्र। तो ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन, विभेदन। यहाँ से टिश्यू अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कहलाता है। यहाँ से फिर मैचुरेशन जोन है। क्या है ये? मैचुरेशन। तो ये जो दोनों जोन हैं, इसे कहेंगे डिफरेंशिएशन, विभेदन। अलग अलग टाइप की सेल्स डेवलप हो जाएंगी इनसे, मेरिस्टेम से। तो ये एलोंगेशन भी हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं बोरॉन हेल्प करता है। पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में बोरॉन हेल्प करता है। तो ये कुछ ऐसी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, भोजन स्थानांतरण, हमने अभी अभी जो लेक्चर नंबर 57 था
उसमें हमने एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर आपको ये बातें क्लैरिफाई की थी, समझाया था कि किस तरीके से यहाँ पर भोजन का स्थानांतरण हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने सारे आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अब हम जो क्रिटिकल एलिमेंट है उसका क्या मतलब है? द कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट बिलो द प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड टर्म एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन सेट टू द बिलो द कंसंट्रेशन, ये बात होगी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम एंड एसेंशियल एलिमेंट अब एक अलग टाइप की स्टडी है। विभिन्न तत्वों की जो कमी के लक्षण होते हैं वो पौधों में किस रूप में हमें दिखाई देते हैं। क्लियर? ऐसे क्रिटिकल एलिमेंट हम किसे कहेंगे, ये सब चीज़ें पढ़नी है। आवश्यक तत्वों की कमी के लक्षण एवं बीमारियां। तो क्रिटिकल एलिमेंट हम किसे कहेंगे? वह तत्व की सांद्रता, वह तत्व की सांद्रता जिस पर पौधों की वृद्धि अवरोधित होती है, अवरोधित होती है। क्रिटिकल एलिमेंट क्या? क्रिटिकल एलिमेंट या क्रांतिक तत्व, क्रांतिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब इनकी कमी से कुछ खास हमें लक्षण नज़र आते हैं। एक बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था मिनरल ट्रांसलोकेशन में कि जो मोबिलाइज्ड एलिमेंट होते हैं, मोबिलाइज्ड एलिमेंट में याद करो नाइट्रोजन था, सल्फर था, पोटेशियम था और आपका फास्फोरस था। तो इन एलिमेंट की जो कमी के सिम्टम हैं वो हमें कहाँ नज़र आते हैं? वो हमें नज़र आते हैं पुरानी पत्तियों में, क्योंकि अगर प्लांट में इन तत्वों की कमी हो रही है तो ऐसी परिस्थितियों में जो पुरानी पत्तियां हैं वो पौधे से अलग हो जाएंगी और वो अपने एलिमेंट्स को नई पत्तियों को सप्लाई कर देंगी। तो हम यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स वो लिख लेते हैं, एनसीईआरटी ने इसी हिस्से में लिखा है, लिखेंगे जैसे मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स जैसे क्या? ये
फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण कहाँ नजर आएंगे? कमी के लक्षण नई पत्तियों में प्रदर्शित अच्छा, इमोबिलाइज्ड एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम की कमी के लक्षण कहाँ नजर आएंगे? के लक्षण ओ सॉरी, पुरानी पत्ती है ना, पुरानी। क्यों? क्योंकि पुरानी पत्तियाँ नई पत्तियों को प्रोवाइड कर देंगी इन एलिमेंट्स को, तो फिर पुरानी पत्ती में दिखाई देगी। कमी के लक्षण नई पत्तियों में दिखते हैं। क्लियर? ये अब कुछ हम बात करें कि कुछ डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं, वो कैसे होती हैं। जैसे सबसे पहले एक क्लोरोसिस डिसीज है। क्या? क्लोरोसिस। कुछ प्रमुख बीमारियां, कुछ प्रमुख बीमारियां जो विभिन्न तत्वों की कमी से होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इसमें क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ने के बाद में ये पौधे से अलग हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी खेतों में पानी वानी सब अपन दे देते हैं, उसके बाद भी पौधे हरे भरे नहीं होते, तो उसमें फिर हम यूरिया का उपयोग करते हैं, है ना, खाद ऐड करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके बाद में पौधों में बिल्कुल हरे हो जाते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उनमें तेज़ी से वृद्धि स्टार्ट हो जाती है। तो नाइट्रोजन की कमी में पत्तियों का जो पीला पड़ना है वो कहीं ना कहीं क्लोरोसिस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अगर लाइट की अनुपस्थिति में पत्तियां पीली पड़ रही हैं जबकि क्लोरोफिल है, मतलब ये सफिशिएंट नाइट्रोजन है, तो फिर उस प्रोसेस को हम इट्यूलेशन कहते हैं, पांडुरता। ये हमने आपको क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो क्लोरोसिस में क्या होता है? पत्तियां पीली पड़ना लगती हैं, और ये काम होता किसकी वजह से है? जैसे इसमें आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, FeMn, Zn, MO। तो कह सकते हैं पत्तियों का जल एवं पर्याप्त
प्रकाश की उपस्थिति में पीले येलो रंग में परिवर्तित होना, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें जैसे नाइट्रोजन है, Fe है ना, Mg है, Mn है, जिंक है ना, कॉपर है, मॉलिब्डेनम, एमओ, ये सब चीज़ें हैं। तो अच्छा, पोटेशियम भी है। तो नाइट्रोजन, Mg, सल्फर, Fe, Mn, जिंक, कॉपर नहीं है, जिंक है ना, कॉपर इसमें नहीं है, पोटेशियम है, अच्छा सल्फर है, क्या है? सल्फर। तो इनकी डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है। जैसे FeMg देखो, तो FeMg क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन रुक जाएगा, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन रुक गया तो पत्तियों का पीला पड़ना स्वाभाविक है। नाइट्रोजन एक्चुअली 4 पायरोल रिंग में क्लोरोफिल में था, तो ये स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोफिल का, ऐसे। तो याद करो, Mg तो सेंटर में है, ये नहीं है तो हेड रीजन नहीं बनेगा। यहाँ नाइट्रोजन था, ठीक है, ऐसे ऐसे। याद करो, हमने क्लोरोफिल का फॉर्मूला बताया था, क्लोरोफिल A, तो इसे एक बार दिमाग में रखना जरूरी है। क्लोरोफिल A का जो फॉर्मूला था वो क्या था? वो था C55 H72O5, ठीक है, N4Mg। याद आ रहा है? C55 H72O5 N4Mg, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला है। अब आप देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो सब में पाया जाता है, नाइट्रोजन, Mg इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का ही एक कंपोनेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में नाइट्रोजन की कमी है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल नहीं बनेगा। FeMg इसके लिए ज़रूरी है, ये कुछ एंजाइम से रिलेटेड है, तो बाकी स्मॉल अमाउंट में वर्क करता है। तो ये कहानी है क्लोरोसिस प्रोसेस की, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है नेक्रोसिस। एक क्लोरोसिस थी, मेरी नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट। अब अगला है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस ये भी इम्पोर्टेंट। नेक्रोसिस, हाँ, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। वेन्स क्लियरिंग भी कहते हैं इसे, नेक्रोसिस को, या डेथ ऑफ टिश्यू। डेथ ऑफ टिश्यू एक्चुअली क्या होता है, जैसे पत्ती है, ठीक है, ये एक लीफ है ऐसे, तो यहाँ क्या होता है, ये जो हिस्सा है यहाँ कुछ टिश्यू डेड हो जाता है, ऐसे सेगमेंट बन जाते हैं। इस स्पॉट, ये वाइट स्पॉट सा बनने लगता है ऐसे, यहाँ से टिश्यू गायब हो जाता है और अल्टीमेटली फिर हमें ये वाइट स्पॉट बन जाता है, वाइट स्पॉट। ये
इस टाइप से। तो ये कहलाता है कहीं ना कहीं नेक्रोसिस। इसे क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। इसमें टिश्यू मृत हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कुछ पत्तियों को ध्यान से देखना, उनके छोटे छोटे बीच बीच में वाइट सेगमेंट बन जाते हैं। तो वो भी एलिमेंट्स की कमी होती है। डिफरेंट जो खनिज तत्व हैं उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं, डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कह सकते हैं विभिन्न विभिन्न खनिज तत्वों की कमी होने पर, ठीक है, कमी होने पर पत्तियों के सिरा भाग में पर्णमध्योतक में क्षति में कमी अथवा मृत होते हैं। तब इसे नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, तब हम इसे नेक्रोसिस कहते हैं। अब नेक्रोसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए कौन कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, इनकी कमी हो जाए तो नेक्रोसिस की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। और द लो लेवल ऑफ इनहिबिट ऑफ सेल डिवीजन। अच्छा, अच्छा, सेल डिवीजन को कौन कौन से एलिमेंट रोक सकते हैं? ये तो नेक्रोसिस की बात हो गई है। अब कुछ स्टार बना के हम चीज़ें लिखेंगे। तो वो ये है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम की कमी होने पर पौधों की कोशिका विभाजन प्रक्रिया अवरोधित होती है। क्लियर? सेल डिवीजन प्रोसेस रुक जाती, ये बात हो गई। ओके, some elements delay flowering, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम।
नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, कॉपर हटा दो इसमें से ना, की कमी होने पर पौधों में पुष्पन प्रक्रिया में विलंब होता है, डिले होता है। ये काफ़ी खास पॉइंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इनको अलग अलग याद रखना है। 4 हैं, क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, उसके बाद में ये कोशिका विभाजन को कैसे ये डिले एलिमेंट्स की कमी डिले कर सकती है, और कौन से एलिमेंट्स की जो कमी है वो पुष्पन की क्रिया में देरी कर सकती है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो ओके, अल्टीमेटली बात ये है कि हम लोगों ने अभी बहुत सारे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स हैं, डिसीजेज हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। कल की डेट में या नेक्स्ट जो लेसन आएगा उसमें टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। हालांकि हम यहाँ एक इस टॉपिकल जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला हिस्सा है उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेशली, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और उसके बाद में जो भी छोटी छोटी हेडिंग है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे मिनरल एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि ट्रांसलोकेशन है उनका किस तरीके से होता है, सॉइल रिजर्वायर की तरह कैसे वर्क करती है, ये है। फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो ये टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स की बात करी जाए तो हम उसे नेक्स्ट लेसन में ही पढ़ेंगे। ये जो लेसन था अपना 60 वाला, इसे आप भी एनसीईआरटी से एज इट इज़ पढ़ सकते हो, है ना। इसमें कुछ भी ज़्यादा समझाने का नहीं था। एनसीईआरटी में जो लिखा है मैंने वही छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए बना दिए, है ना। इसमें समझने और समझाने का जो टॉपिक है वो एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।